everyone. Hope you will be fine. आशा करता हूं अच्छे होंगे आप। शुरुआत करते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं और आज का चैप्टर वही 4 है, मुगल एम्पायर है। बट टुडे इट इज़ गोइंग टू बी फिनिश, क्योंकि है ही बहुत सारी चीज़ें और ऊपर से हम एडिशनल देंगे तो अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी। इसलिए बेटा वक्त लग रहा है, तो घबराइएगा मत, ठीक है। वैसे भी कौन सा एग्ज़ाम होने ही जा रहा है कोरोना के चक्कर में, पर हम लोग अपने टाइम पर सिलेबस पूरा करेंगे, ये पूरा कॉन्फिडेंट है। 31 अक्टूबर से पहले आपके सारे सिलेबस फिनिश्ड हो जाएंगे और आपका एनसीईआरटी तो सितंबर 23 को फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, 3 मंथ है, ईजिली हम लोग पूरा कर लेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सेकेंड जुलाई एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 4 मुगल एम्पायर। और मुगल एम्पायर का जो समय है वो है आपका बेटा 1526 से 1707। आपके सिलेबस में ये है अर्ली मुगल। और इसमें आपको कितने पढ़ने हैं? 6, सिर्फ 6 पढ़ने हैं, ठीक है। तो लेटर मुगल के बारे में बता देता हूं, ठीक है बेटा, शॉर्टली। गौर फरमाएंगे बेटा। औरंगजेब के मरने के बाद उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हुआ और अंततः ये युद्ध जो है समाप्त तो हुआ, लेकिन बहादुर शाह फर्स्ट नाम से उसका एक बेटा गद्दी पर शुमार हुआ, जिसे शाह बेखबर और शाह आलम फर्स्ट भी कहा गया है। चूंकि वो राजकाज से उतना दिलचस्पी नहीं रखता लाइक राहुल गांधी, तो उसे शाह बेखबर का नाम मिला था। चलिए अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अब अगला पॉइंट वो 1707 से 1712 तक रहे और उनके समय में हम देखते हैं कि कोई बड़ी घटना जो आपको यहां पर पूछे नहीं है। अब उसके बाद ध्यान देना है, जहांदार शाह आया और जहांदार शाह जो है वह लंपट मूर्ख कहलाया। लाल कंवर नाम की एक गणिका वेश्या स्त्री कह लीजिए से प्रेम में बहुत कुछ लुटा दिया। उसका जो किंग मेकर था जुल्फिकार खान, जिसके दम पर वो बना बादशाह, उसी ने उसकी गला काटकर हत्या कर दी। फरूख शेर जो है उसके बाद आया, जो 1713 से 1719 रहा। उसके समय में 2-3 इंपॉर्टेंट घटना है। एक, वैसे तो सैयद बंधु 2 भाई थे, हसन खां सैयद और हुसैन खां सैयद, दोनों एटा जिला यूपी के थे, 12 के सैयद कहलाते। दोनों भाई ने मिल करके जो मनसबदार थे अपने दम पर फरूख शेर को गद्दी पर बैठाया और इन दोनों से वो डरा रहता। इसे घृणित कायर कहा गया है।
और सैयद बंधु इसका किंग मेकर हुआ। फर्रुख शेर जो है कई शादी किया था, तो एक शादी की वजह से वो जयपुर के राजा सवाई जयसिंह, जो जंतर मंतर का बनाए और जिसने जो है जयपुर शहर पिंक सिटी बसाया, उसके दामाद थे जनाब फर्रुख शेर। फर्रुख शेर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार का जो है अधिकार दिया। बदले में सिर्फ एनुअल चार्जेस 3000 रुपीस लिया, और इसे ही कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। किसने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार का अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दिया? तो 1717 में फर्रुख शेर ने दिया। सिखों के एक नेता थे बंदा बहादुर, जिन्हें लहना, जिन्हें टिकाना बाबा कहा जाता था, उसको पकड़ के इसने फांसी पे चढ़ा दिया था 1716 में। ये एक जिक्र है। सैयद बंधु ने ही फर्रुख शेर को गला दबाकर मौत दे दी, तो फिर रक्षक ही भक्षक बना, किंग मेकर ही ने मार दिया। फिर तो नाबालिग आए, रफ़ी उदरजात, रफ़ी उद्दौला। एक बेटा 3 महीना 16 दिन और दूसरा वाला 3 महीना 11 दिन, शॉर्टेस्ट ये हो गया, नाबालिग था। दोनों को सैयद बंधु ने ही बैठाया था। अब वो दोनों टीबी से मर गए, तो फिर लाया मोहम्मद शाह को, और कहा ना उसके समय नृत्य संगीत बड़ा चलता था, तो मोहम्मद शाह रंगीला कहलाया। और फर्रुख शेर के बाद ये एक लंबे काल के लिए आया, और इसका भी किंग मेकर, मोहम्मद शाह का भी किंग मेकर कौन था? तो वही सैयद बंधु था। और सैयद बंधु अब बहुत ताकतवर हो गया, तो मोहम्मद शाह रंगीला की मां ने षड्यंत्र करके सैयद बंधु दोनों को 1 बाय 1 मरवा दिया। तो आपसे पूछेगा सैयद बंधु का पतन यानी अंत कब हुआ? तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1721 और 22 में हुआ था। कोई इश्यू नहीं है। संगीत नृत्य कला का उत्कर्ष काल था, यह हम जानते हैं। अब आते हैं अहमद शाह। अच्छा, मोहम्मद शाह रंगीला के समय एक क्वेश्चन अच्छे आते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हम देखते हैं ईरान का एक लुटेरा किंग नादिर शाह दिल्ली को लूटा, 2-3 महीने तक ठहरा और बेतरतीब से लूटा। कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया। तख्त ए ताउश, जिसे शाहजहां ने बनवाया था, दिल्ली के लाल किले के दीवान ए आम में रखा जाता था, जो मयूर के डिजाइन का था, इसलिए पिकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन कहते हैं। एक्चुअल नेम तख्त ए ताउश था। उसे भी लूट के ले गया, वो भी करोड़ों का था। कोहिनूर हीरा भी ले गया और 50 लाख रुपए भी लिया। तो नादिर शाह किसके समय कब कहां आक्रमण किया? तो ईरान का लुटेरा किंग नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करके मोहम्मद शाह रंगीला के समय में कोहिनूर हीरा और तख्त ए ताउश लूट कर ले गया। ये अच्छा सवाल है। अहमद शाह उसके बाद आया, उसी के मंत्री ने उसको गला काट के मार दिया। उसके बाद आलमगीर सेकंड आया, उसके मंत्री ने उसे पहले अंधा ब्लाइंड कर दिया और फिर उसके बाद गला काट के मार दिया। उसके बाद आया शाह आलम सेकंड, जो आया 1759 से 1806, 47 ईयर्स रहा। तो कभी ये पूछे कि लेटर मुगल में लॉन्गेस्ट पीरियड किसका था? तो यही है शाह आलम सेकंड द्वितीय, 47 ईयर्स। वैसे टोटल 17 में थर्ड लॉन्गेस्ट हुआ। शाह आलम के समय 3-4 बातें होती हैं। शाह आलम के समय में बक्सर का युद्ध होता है 1764, 22 अक्टूबर को। इस युद्ध में एक तरफ बंगाल से भागा हुआ नवाब जो है मीर कासिम है, और मीर कासिम को सहयोग दे रहा है अवध का नवाब सुजाउद्दौला, और ये जो शाह आलम है वह भी दे रहा है सहयोग, मुगल बादशाह शाह आलम। पर ये तीनों मिलके भी हार जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। तो इसके उपरांत एक संधि होती है। मीर कासिम तो भाग जाता है युद्ध के दौरान, हार गया तो भाग गया। संधि होती है, इसको कहते हैं इलाहाबाद की पहली संधि और दूसरी संधि। इलाहाबाद की पहली संधि में क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव है और क्या कहते हैं मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड है। इसके तहत क्या होता है?
मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की भू राजस्व वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। लैंड रेवेन्यू कलेक्शन राइट इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, शाह आलम सेकंड गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर अलाहाबाद ट्रीटी फर्स्ट 1765 12 ऑफ अगस्त। ये चीजें हुआ। बदले में शाह आलम को कंपनी ने 26 लाख रुपए का एनुअल पेंशन फिक्स किया। पेंशन पाते रहिए आप, ठीक है। तो ये हुआ। दूसरी संधि जो है बेटा वो कहलाता है इलाहाबाद की सेकेंड ट्रीटी, दैट वाज आल्सो रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। ये 16 अगस्त 1765 को हुआ और इसमें किसके बीच हुआ? अवध के नवाब सुजाउद्दौला और कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। इस संधि में जो अवध का नवाब का राज था, अवध राज्य को एक बफर स्टेट जो था दिल्ली और बंगाल के बीच, उसको समाप्त कर दिया गया और उस पे जो है अपना नियंत्रण बढ़ा लिया। विदेश नीति अब कंपनी देखेगी, फॉरेन पॉलिसी कंपनी देखेगी, युद्ध और शांति कंपनी देखेगी, सुरक्षा की जिम्मेदारी वो लेगी और इन सब के लिए कपास उत्पादक क्षेत्र और पैसा लेगी। और किराए के सैनिक के तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक अवध में रहने लगी। इतना ही नहीं, अवध एक तरह से अब देखा जाए तो एक अधीन राज्य हो गया। ये चीजें हैं। और वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी कैपिटल में नियुक्त कर दिए गए। उस टाइम में अवध की राजधानी लखनऊ नहीं फैजाबाद हुआ करती थी। लखनऊ तो 72 में 1772 में जाएगा। तो ये चेंजेस हुआ। इसको कहते हैं सेकेंड ट्रीटी, इसी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ अलायंस, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? ट्रीटी ऑफ अलायंस। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह की जो ट्रीटी देखते हैं ये हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाह आलम इतना अपने मंत्रियों से डरता था क्योंकि पीछे के दो मंत्री ने तो मिल करके अहमद शाह को, आलमगीर सेकंड को मार दिया। अब इसकी बारी थी तो अपने मंत्री के डर से इलाहाबाद के कड़ा में रहता था अवध के नवाब सुजाउद्दौला के संरक्षण में। तो आपसे यही तो पूछता है कि वह कौन मुगल बादशाह था जो बेताज बादशाह कहलाया, बिना गद्दी के, बिना ताज के? तो शाह आलम है। वह कौन था जो अपने मंत्रियों के डर से दिल्ली छोड़ इलाहाबाद कड़ा में रहता? यही है वो, यही है जो अवध के नवाब के संरक्षण में रहता। ये भी क्वेश्चन है। यही है जो अंग्रेजों का पेंशनर बना, बिल्कुल 26 लाख रुपए ले। यही है जो भूराजस्व वसूली का अधिकार कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1765 इलाहाबाद की संधि से दिया। यही है वो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। समय के साथ 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली दिल्ली पर कब्जा कर लेती है। यही है वो बादशाह। इसी के समय 1806 में ये मृत्यु को होता है। तब आता है अकबर सेकंड। अकबर सेकंड 1806 से 1837 तक रहता है। और ये अकबर सेकंड जो है काम क्या करता है तो उसके बारे में समझाता हूं मैं। अकबर सेकंड क्या करता है, इसके समय में फूल वालों की सैर एक उत्सव की शुरुआत हुई 1812 में। एक्चुअली इसके बेटे को अंग्रेज पकड़ के नजरबंद कर दिया। चारों तरफ त्राहिमाम की राजकुमार कहाँ गए, शहजादे। तो लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार महरौली स्थित योग माया मंदिर में फूलों का पंखा चढ़ा दिया। चढ़ता ही है आज भी। और जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मज़ार है ना कुतुब मीनार के पास, वहां पर फूलों का चादर चढ़ाया मुस्लिम हिंदू सब मिल करके। बादशाह को शहजादा मिल गया 2 दिन बाद, अंग्रेज ने छोड़ दिया। तो ये श्रद्धा भाव जग गया। तब से प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के महीने में 1 सप्ताह के लिए फूल वालों की शहर का एक उत्सव हिंदू और मुसलमान मिल करके सांप्रदायिक सद्भाव के तौर पर इसे मनाया जाता है। आज भी मनाया जाता है 1812 से। ये सिर्फ दिल्ली में होता है और कहीं नहीं। और ये क्वेश्चन हाईलाइटेड होता है। अब अगले पॉइंट पर आइए। अब अगला पॉइंट क्या कहता है? तो एक तो ये हुआ। अब अकबर सेकंड को पेंशन नहीं मिल रहा था। तो अकबर सेकंड ने जो है देखा कि पेंशन के लिए कैसे जाऊं, तो बीमार रहता था तो जा नहीं सकता था और पढ़ा लिखा नहीं और कोई इंग्लिश वगैरह जाने। तो अपने जो राजा राम मोहन राय थे, ये 5 साल तक पटना में फारसी की पढ़ाई किए, मकतब मदरसा इन सब में रहते हुए, और बहुत विद्वान थे, कई भाषाओं के ज्ञाता थे। तो उनको कहा कि तुम जो है इंग्लैंड जाओ,
और तरीका मैं निकालता हूं। तो उनको उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए, राजा राम मोहन राय को हायर एजुकेशन के लिए अकबर सेकंड ने स्कॉलरशिप दिया, छात्रवृत्ति, और कहा जाओ इंग्लैंड पढ़ो और मेरा काम करना, पेंशन की सिफारिश करना रानी से या राजा से। तो वो गए और लौटे तो उसको राजा की उपाधि भी यही अकबर सेकंड ने दिया। तो अकबर सेकंड का ये है। चलिए, अब अकबर सेकंड 1837 में गुजर गए तो उसकी जगह आया बहादुर शाह द्वितीय उर्फ जफर, उर्दू के शायर थे। और इन्हीं के समय में हो गया 1857 की क्रांति, जिसमें इनको नायक बना दिया, नेता बना दिया, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। बाद में इनके एक बेटे और 2 पोते को पकड़ के हडसन ने, जो अंग्रेज अधिकारी था, उनके सामने दोनों माने तीनों को, बेटा और 2 पोते को, गर्दन उड़ा दिया और खूनी दरवाजे में टांग दिया। और बहादुर शाह को अरेस्ट करके, नजरबंद करके भेज दिया म्यांमार, बर्मा, जहां वो 1861 में डेथ कर गए। और एनसीईआरटी 62 कहता है, यानी डेथ कर गए, जिनकी लाशें नहीं मिली आज तक, जिनका कब्र नहीं मिला। और लेकिन वो पहले और आखिरी एकमात्र मुगल बादशाह जो स्वतंत्रता सेनानी हुए, ये कहलाएंगे। जिनका कब्र नहीं है वो कहलाएंगे, जो उर्दू के शायर थे वो कहलाएंगे। इस तरह से ये आपके बाकी के 11 मुगल बादशाहों का संक्षेप में, मैं खुद ही कह रहा हूं, संक्षेप में आपको एंट्री मिल गई, नॉलेज मिल गई। बैक टू योर बुक। अब बुक की तरफ पढ़ते हैं। देखिए बेटा, यहां बुक में जो कुछ भी है उस पर थोड़ा ध्यान देते हुए चले। अब जो है ध्यान दें, जैसा मैंने कहा था कि मनसबदार और जागीरदार, यहां जो है उसको छोड़ दीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको समझिए। मुगलों के समय में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की, जागीरदारी व्यवस्था की शुरुआत की, वतन जागीर की व्यवस्था की शुरुआत की, ठीक है, सवार और जात व्यवस्था की शुरुआत की। यह सब अकबर का शुरू किया हुआ है। जरा गौर से समझिए, आज हमें भारत में जो प्रशासन का संचालन होता है उसके पीछे एक पर्टिकुलर रैंक के ऑफिसर होते हैं, जिन्हें हम जनरल भाषा में कहते हैं सिविल सर्वेंट, ठीक है ना, नागरिक सेवक। इन्हें आप आईएएस या स्टेट पीसीएस के नाम से जानते हैं। तो ये अधिकारी हैं, इनका ओहदा क्या है, आईएएस रैंक ऑफिसर। पर ये होते क्या हैं, कमिश्नर, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और भी चेयरमैन, ये सब पद होता है। लेकिन वो होते हैं क्या, रैंक आईएएस। बस ऐसे ही समझना है कि मुगलों के समय में जो रूलिंग होती थी उसके लिए जो मेन ऑफिसर्स होते थे, उन्हें राज्य की तरफ से एक ओहदा दिया जाता, उनको कुछ अकाउंटेबिलिटी दी जाती थी, तो एक स्टेटस दिया जाता जिसे जात कहा जाता। स्टेटस को क्या कहते हैं, जात। और स्टेटस के साथ साथ उनका एक वेतन तय किया जाता, सैलरी। तो जात के तौर पर सैलरी मिलती थी। दूसरा, उनको कुछ अकाउंटेबिलिटी पूरी करनी होती। महाराज के लिए, यानी कि मुगल बादशाह के लिए सेना रखनी पड़ती थी, और सेना को घुड़सवार शब्द से जाना जाता था। तो घुड़सवार रखने पड़ते थे, शॉर्ट में इसे सवार कहते हैं। और जितने सवार, उन सब के वेतन होते थे। तो सवारों के कुल वेतन और जात के तौर पे उसका खुद का वेतन, ये दोनों मिल जाता था। अब समझिए, 1580 में, वैसे 1578 बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, 1578 में इसने जात व्यवस्था की शुरुआत की अकबर ने। और इसमें था क्या, सरकारी ओहदा उसे मिलता, उसे मनसबदार कहा जाता। तो ओहदा हुआ मनसब, इस ओहदा को जिसे दिया गया वो कहलाया मनसबदार। उसे जो सैलरी मिलती उसे कहते जात। उसे जो अकाउंटेबिलिटी पूरी करनी होती उसे कहते सवार। जैसे मैं मान सिंह, ठीक है, और मान सिंह के तौर पे मेरा मनसब दिया गया, मुझे कहा गया 5000 दाम। उस टाइम का जो पॉपुलर कॉइन्स होता, करेंसी, वो दाम कहलाता था, चांदी का होता था। तो मेरा सैलरी हुआ 5000 दाम। तो ये 5000 मेरा जात कहलाएगा, 5000 दाम मेरा जात कहलाएगा। एक पॉइंट यह हो गया। बॉइल कर
5,000 जात कहलाया। तो 5,000 दाम वो हमारी सैलरी है, और सैलरी को जात कह रहे हैं तो वो हमारा वेतन है। एक, अब हमें काम क्या करना है, तो हमें कह दिया गया कि आपको 2,500 सवार रखने हैं, सेना रखने हैं। कैसे, तो मान लेते हैं 1,000 घुड़सवार, तो घोड़ा है और उसका सिपाही है घुड़सवार 1,000। 500 या मान लेते हैं 1,000 पैदल सैनिक, तो 1,000 पैदल सैनिक। अब मान लेते हैं इतने घोड़े हैं, तो हर घोड़े को देखने वाला एक कौन होगा, चरवाहा, जो घास खिलाएगा, उसका मालिश करेगा, उसको दाना खिलाएगा, उसकी तमाम चीज़ों को देखेगा। फिर डॉक्टर भी होगा, चिकित्सक, इतने सारे घोड़ों को देखने के लिए, तो वो है। अब इतने सारे सैनिक हैं, उनकी वर्दी है, उसके वर्दी को आयरन करने के लिए, क्लफ करने के लिए, धोने के लिए, इतने सेनाओं को खाना खिलाने के लिए रसोईया होगा, मेस होगा, समझ रहे हैं ना। अब इतने सारे सैनिक हैं, सैनिक का मालिश हो रहा है, तो कितने वाले हजाम होंगे, नाई होंगे, बाल कटने वाले, जैसे आज हमारे पूरी मिलिट्री में होता है वो सब चीज़ें। तो कुल मिला के 2,500 हो गए। तो 2,500 सैनिक रखने होते, जिसे घुड़सवार सिंपली कहा गया। अब घुड़सवार है तो मान ले किसी का वेतन 50 दाम है, पैदल का 25 दाम है, माली, नाई वगैरह खानसामा का 10-10 दाम है, सपोज करिए। तो इन सब का वेतन मिल करके मान लेते हैं कि सबका वेतन हो गया 6,000 दाम। तो 6,000 दाम सवारों का सबका हो गया, और हमारा व्यक्तिगत 5,000 दाम, तो 6 और 5 11। ये सारे पैसे मुझे दे दिए जाते, और मैं ये सेनाओं को बांटूंगा और अपना वेतन भी लूंगा। ये वेतन मनसबदार खुद देता था। तो ये अकाउंट, जब भी युद्ध होता, सरकारी आदेश आता, आप अपनी सेना लेके कूच करिए, या कभी ये होता कि आप मत जाइए, आपकी सेना फलाना सेनापति लेके जाएगा, ये सब होता था। ठीक है, तो ये जो सिस्टम था जात और सवार का, ये तो समझ गए। अब समझिए, जब जहांगीर आया तो और भी मनसब बांटे गए। तो जहांगीर के समय में दुईअस्पा सीअस्पा आया। दुईअस्पा मतलब अब 2 घोड़े रखने पड़ेंगे एक की जगह, और सीअस्पा मतलब 3 घोड़े रखने पड़ेंगे एक की जगह। आ रहा है? डबल साउंड आ रहा है मेरे को, तो नहीं आ रहा। इसका मोबाइल ऐसा तो कुछ है। वेल सॉरी बेटा, तो मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। अच्छा 1 मिनट बेटा। हाँ बेटा सॉरी। तो मैंने ये कहा बेटा, अब मुझे वेतन कैसे मिलेगा। तो ध्यान दे, किसी भी मनसबदार को जो वेतन मिलता था, तो मनसबदार के ग्रेड होते थे।
जैसे मुक्ति, बाली, अमीर, ये ग्रेड होते थे ना दिल्ली सल्तनत के समय, तो यहाँ भी ग्रेड होते थे। और अमीर, अमीर उल उमरा, अमीर उल ममालिक, ऐसे होता था। एक दो नहीं, 33। जैसे आज नौकरी होती है ना, सरकारी नौकरी, सेंट्रल सर्विसेज, तो ग्रेड होता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। 33 टाइप्स ऑफ मनसबदार होते थे। मनसबदारों का वेतन कैसे, तो ध्यान से सुनिएगा। वेतन जो निर्धारित होता एनुअल होता, मंथली नहीं, एनुअली। और वेतन के तौर पर क्या मिलता, तो कीमत तो तय हो गई कि ये सैलरी है तुम्हारा, मान लें 11,000 दाम। अब ये सैलरी हमारी कहां मिलेगी, तो इतने बराबर का सर्वे किया जाता कि कौन सा जमीन का टुकड़ा है, या इतने बराबर के भूरासव के हिसाब का एक जमीन का टुकड़ा आइडेंटिफाई करो। तो मान लीजिए 11,000 दाम के बराबर का 4 एकड़ या 10 एकड़ की एक जमीन का टुकड़ा है, जिससे इतना रेवेन्यू आ जाता है। तो वो 10 एकड़ की जमीन के टुकड़े को आइडेंटिफाई करके निशान लगा दिया जाएगा और लिख दिया जाएगा कि ये मान सिंह के लिए है, या यह रुखसत के लिए है, या फिर वो नूरजहां के लिए है, वो भी थी मनसबदार सब, तो जिसके लिए भी है तो उसके लिए लग देगा। अब क्या होगा, उसमें जो फसल होगा, रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, पर ये रेवेन्यू जो है पर्टिकुलर ऑफिसर है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, जो वो वसूलेगा और वसूल करके मेरे अकाउंट में, मेरे खाते में डाल देगा। मेरे खाते से मतलब वो रेवेन्यू मेरे पास आ जाएगा। मैं अपनी उस जमीन के टुकड़े पर नहीं जाऊंगा जिस जमीन के टुकड़े का रेवेन्यू मेरी सैलरी के तौर पे मेरे पास आता है। मुझे उसकी रेवेन्यू से मतलब है, वो भी मैं वसूलने मैं नहीं जाऊंगा। एक ऑफिसर है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, वो वसूलेगा और वो हमारे खाते में डाल देगा, हमारे पास दे देगा। ना मैं वसूलने जाऊंगा, ना मेरा कोई लस्ट वहां से होगा। पर अगर रेवेन्यू फिक्स है और भविष्य में मान लीजिए 11 के बजाय 10,000 ही वसूली हुई है, तो ये मेरा लॉस हो गया 1,000, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ये होता था। बात समझाई? अब आइए, हमेशा वही हमारा रेवेन्यू के लिए रहे वो भी जरूरी नहीं। कल हमें रेवेन्यू का लैंड अलग कर देगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और मैं उसी एरिया में नौकरी नहीं कर सकता। जिस एरिया से रेवेन्यू आ रही है, हमारा रेवेन्यू अलग जाएगा, हमारी पोस्टिंग अलग होगी। 3 साल में ट्रांसफर हो ही जाते थे, तो ट्रांसफर पोस्टिंग चलती रहती थी। रेवेन्यू अलग जगह से जो जनरेट होता है वो हमारी सैलरी होती है। तो सैलरी के तौर पे जिस जमीन के टुकड़े से रेवेन्यू सैलरी के तौर पे आता, उस जमीन के टुकड़े का नाम होता जागीर। जागीर यानी कि द पर्टिकुलर लैंड दैट्स रेवेन्यू कन्वर्ट इनटू सैलरी ऑफ पर्टिकुलर मनसबदार। तो जागीर, तभी तो आज कहते हैं ये मेरी जागीर है, तेरे बाप की जागीर है क्या, ऐसे नहीं कहते रहते हैं लोग। तो ये जागीर वहां से आया। अब आइए, मैं मान सिंह हूं, तो मेरा जागीर कहां होगा, तो मैं तो मान सिंह हूं और पूरा जयपुर आमेर हमारा। हम अधीनता कबूल किए, अकबर को दे दिए। पर राजपूत लोग अपने एरिया को, अपने राज्य को वतन कहा करते थे। तो मैं मान सिंह हूं, मेरी इतनी डिग्निटी तो अकबर रखेंगे जनाब, और वो हमें हमारा जो जागीर है हमारे ही वतन में देंगे। तो हमें जयपुर से बाहर नहीं देंगे, हमारे ही वतन में देंगे। तो ऐसे जागीर जो किसी वतन के भीतर दिया गया हो, जो राजपूतों को दिया जाता था, राजपूताना के राजपूतों को, उस जागीर का नाम होता वतन जागीर। तो जय सिंह है, मान सिंह है, जसवंत सिंह है, ये सब, अमर सिंह है, उन सबको वतन जागीर हुआ। और जो जनरल है वो जागीर हुए। तो वतन जागीर समझ गए, जागीर समझ गए, जात क्या होता है समझ गए, सवार समझ गए, मनसब क्या होता है, ओहदा, स्टेटस, और मनसबदार ओहदाधारी जो पद धारण करता है, ये चीजें। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बेटा मोबाइल मम्मी को दे दो। तो ये बात हुई बेटा। तो अब आप समझ गए होंगे कि जागीर, जागीरदार, तो जो जागीरदार हैं, दार मतलब समझते ही हैं, तो ये चीजें। अब आ जाइए, अगला है मनसबदार जो थे शुरू में, वो सब सेंट्रल एशिया से, वेस्टर्न एशिया से मुस्लिम आते थे।
ईरान के, तुर्की के, सफवी थे, उज्बेक थे, अफगानी थे, एक पर एक थे, जांबाज थे। मुगल का ये अंदाज था कि पूरे उस टाइम का जो वर्ल्ड था, क्योंकि अमेरिका की भी खोज हो ही गई थी पर उतना इंटरेक्शन नहीं था, तो अफ्रीका, यूरोप और एशिया ये वजूद था कि लोग चाहते थे किसी तरह से मुगलों के यहां चपरासी की भी नौकरी मिल जाए, वहां पर बिजनेस सेटअप हो जाए, क्योंकि वेतन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुगलों के यहां होता था, तरसते थे वहां की नौकरी के लिए। तो ये था, बिग एप्पल बना हुआ था, तो ये मुगलों का। तो हर प्रकार के जो हैं ईरानी, भारतीय मुसलमान, अफगानी, राजपूत, मराठे सब होते थे, क्योंकि कई मराठे सरदार यहाँ मनसबदार थे, राजपूत का भी नाम लिया, इतने सारे सरदार थे। तो ये चीजें हैं, तो याद रखना है, अन्य समूहों को सम्मिलित किया, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। अब आइए, मनसबदारी क्या होती सब मैंने बता दिया। यहां पर पद को जात कहा जाता, वेतन को आप क्या कह रहे हैं, एक तरह से जागीर कह रहे हैं, ठीक है ना। तो पद जात हो गया, वेतन जागीर हो गया, सवार अकाउंटेबिलिटी हो गई। तो ये चीजें यहां पर दिया हुआ है। अब आइए, ये पेज को पलट दीजिए बेटा, क्योंकि इस पेज में अब कुछ है नहीं। अब आगे आइए, यहां पर एक पिक्चर है, पिक्चर नंबर 6 है, चित्र 6, जिसमें दिखाया है कि किस तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर जो थे भ्रष्ट हो गए थे। शाहजहां के समय का एक चित्र है जिसमें दिखाया हुआ है, उसको गौर से देखिएगा। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से शाहजहां के राजकाल में, एक लघु चित्र में यहां जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, यानी जो भ्रष्ट अफसर है वो रिश्वत ले रहा है। जरा देखिए आप, जो रिश्वत दे रहा है और जो ले रहा है, दोनों में फर्क देखिएगा, ठीक है। तो देखेंगे आप, ये है। अब देखिए रिश्वत कौन ले रहा है, अफसर, और जो दे रहा है उसका पेट उठा हुआ है। पेट बढ़ा हुआ का मतलब है धन संपन्न व्यापारी है, रिश्वत देगा, वो अंबानी है, अडानी है। तो ये चीज है। और दूसरा पिक्चर दिखा रहा है कि देखिए, एक जो है नीचे लेटा हुआ है और एक ऐसे हाथ जो है दुबला पतला, गरीब किसान, फार्मर, शिल्पीकार, गरीब लोग, जिसपे डंडा बरसा रहे हैं। आज भी बेटा कोई फर्क नहीं है। आप देखिए, साइकिल से किसी को धक्का मार दीजिए, यूं डंडा निकालेगा, 4 डंडा देगा। रिक्शे वाले के साथ, ऑटो वाले के साथ ये हो रहा है। और आप कुचल भी दीजिए, और आप मर्सिडीज से हैं, तो पुलिस तब भी तमीज से बात करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि जो आदमी 50 लाख की गाड़ी चढ़ रहा है, वो 2-4 लाख मेरे पॉकेट में भी डाल ही देगा। ये सोचा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे अधिकारी ऐसे ही हैं, पर अधिकांश ऐसे ही हैं। तो ध्यान में रखना है। तो किसके साथ कैसे बिहेव करते हैं, जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार का ये कहानी, शाहजहां के समय में ये तस्वीर बनाई गई है। अब आइए, अगला जो पैराग्राफ है उसके ऊपर बात करें। जब्त और जमींदार ये क्या होते थे, तो ध्यान से सुनिए। राजा टोडरमल के लीडरशिप में, राजा टोडरमल पहले जो हैं शेरशाह सूरी के यहां रेवेन्यू ऑफिसर थे, और वहां पर उसने जब्ती प्रणाली अपनाई थी। शेरशाह के गुजर जाने के बाद अकबर के दरबार में राजा टोडरमल फिर आ गए और यहां भी रेवेन्यू ऑफिसर बने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिया और यहां भी वही जब्ती प्रणाली को आगे बढ़ाए। तो भू राजस्व की अकबर या मुगलों के समय में जो प्रणाली थी उसे जब्ती प्रणाली कहा गया है। ये माइंड मेकअप करना होगा आपको, उसे जब्ती प्रणाली कहा गया है। दूसरे पॉइंट पर आइए, ये जब्ती प्रणाली में क्या होता है, जब्त मतलब होता है पैमाइश करना,
अर्थात जो भी किसानों की फसल वाली जमीन होती, उस जमीन को पहले मेजरमेंट करते, जब्त कर लिए। अब ये कौन से ग्रेड का जमीन है, बेहतर है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है। ग्रेड क्या तय करता, साल में 2 फसलें होती हैं या 1 फसलें होती हैं, या 2 या 3 साल पर 1 फसलें होती हैं, या इसमें फसल नहीं उगती हुई चारागाह है या पेड़ पौधे लगेंगे। उसके आधार पर उस जमीन का 10 वर्ष तक उपज देखा गया, और 10 वर्ष का उपज देखने के बाद 10 वर्ष का एक लमसम एवरेज निकाला गया, एलसीएम कहते हैं ना, तो एवरेज निकाला गया, और एवरेज के बाद उसका रेवेन्यू तय कर दिया गया कि ये जमीन की लगान होगी। तो अलग अलग एरिया में लगान की दर अलग थी, पूरे भारत में एक लगान की दर इनके राज्य में नहीं थी, अलग अलग। तो लगान की दर जमीन की पैमाइश करके तय की गई, और उगते हुए फसल के बाद उससे फसल का एक हिस्सा या कैश के रूप में वसूला जाता। इसे जब्ती प्रणाली कहा गया है। तो जब्ती प्रणाली समझ गए। जमींदार कौन होते, तो ध्यान दें, दिल्ली सल्तनत के समय में दिल्ली के कारिंदे स्टाफ डायरेक्ट गांव में घुस करके लगान नहीं वसूले, जबकि गांव के जो भूस्वामी थे, सामंत थे, बड़े कृषक थे, उन्हीं को ट्रेडिशनली रेवेन्यू वसूलने का अधिकार था, और उसी से अटैच्ड कर लिए और वसूलते रहे इनडायरेक्टली। और यही जो लोग हैं, खुद मुकद्दम, चौधरी, राणा, रौकत, ये सब जो थे भूस्वामी, सामंत, इन्हीं सबको, छोटे छोटे राजा भी थे, इन्हीं सबको देखते मुगल काल में एक सिंपल नाम कह दिया गया, क्या, जमींदार, जमींदार। तो जमींदार या जमींदार, तो जमींदार कहा गया, याद रखेंगे। ये जो जमींदार कहा गया वो कौन थे, तो बड़े बड़े भूस्वामी थे, जो सदियों से परंपरा से उस क्षेत्र में लगान वसूलते थे। उन्हीं के माध्यम से मुगल जो है लगान वसूला करते थे। पर उन्हें लगान वसूलने में दिक्कत ना हो, उसके साथ अपनी फौज, अपने सिपाही, पुलिस, कानूनगो, अमीन, जब्त करने वाले ऑफिसर्स जो जमीन की पैमाइश करेंगे, वो सब भेज देते थे। पर एक्चुअल काम ये जमींदार वर्ग ही करते थे, ये कहा गया है। अब अगला है, टोडरमल के बारे में बता ही दिया था बेटा। अब आ जाइए, अगला कभी कभी एक ही साथ, ठीक है। अब हम देखते हैं, हालात इतने ज्यादा कभी कभी खराब हो जाते वसूली के संदर्भ में कि बहुत ही जोर तलब, कुछ किसान होते जोर तलब, जहां हर बार फौज भेजी जाती थी वसूलने के लिए, वरना वसूली नहीं होती थी। तो ये भी चीज़ है। और कभी कभी किसानों ने विद्रोह किए, जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह, ये सब क्या थे, किसानी समस्या थी, जो औरंगजेब के समय विद्रोह हुए। अगला है अकबरनामा और आईने अकबरी, इसके बारे में बात करेंगे, पर हमें 2 मिनट का ब्रेक दीजिए।
हाँ बेटा, अब वापस आइए और आगे बढ़ते हैं। अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया था, अनुवादशाला। उस वक्त के जितने भी महत्वपूर्ण संस्कृत के, प्राकृत के या भारत के अन्य भाषाओं में मुख्य किताबें थीं, उन किताबों को फारसी भाषा में अनुवाद करने के लिए एक फारसी अनुवादशाला की स्थापना अकबर ने की। और यह सवाल बनता है, किसने की? उस फारसी अनुवादशाला का अध्यक्ष अबुल फजल को बनाया गया, जो अकबर का मित्र भी था और इतिहासकार भी, कोर्ट हिस्टोरियन। अबुल फजल ने ही तजुके बाबरी का बाबरनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया और अकबर के समय का जो इतिहास था उसके बारे में लिखा। तो उसने एक किताब लिखी, अकबरनामा। अकबरनामा फारसी में लिखी हुई पुस्तक है, जिसे अबुल फजल ने अकबर के समय, अकबर के इतिहास के संदर्भ में लिखा। ठीक है बेटा, इस किताब का 3 पार्ट है, 3 वॉल्यूम है। वॉल्यूम फर्स्ट को क्या कहते हैं? अकबरनामा फर्स्ट। वॉल्यूम 2 को अकबरनामा सेकेंड, और वॉल्यूम 3 का नाम है आइन ए अकबरी। वॉल्यूम को फारसी की जबान में जिल्द कहते हैं। किताब पे नहीं कहते जिल्द चढ़ा लेता हूं, कवर, तो जिल्द कहते हैं। तो अकबरनामा का जो पहला जिल्द है, इसमें अकबर के जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनके बारे में है। सेकेंड वॉल्यूम जो अकबरनामा का है, यह अकबर के समय में घटने वाली घटनाओं का जिक्र करता है। अबुल फजल 1602 में मरा है। जहांगीर के इशारे पर जुझार सिंह बुंदेला जो राजा था, जो जहांगीर का समर्थक था, उसने मार दिया रास्ते में। तो 1602 में मरा है। तो एक लंबा समय, नहीं कुछ तो 45 वर्ष वो अकबर के साथ रहा, नवरत्न में शामिल था, तो उसका अपना एक्सपीरियंस था। तो सेकंड में अकबर के समय होने वाली घटनाओं का जिक्र है। तीसरा जो जिल्द है आइन ए अकबरी, उसमें बेटा अकबर के समय के रूल, रेगुलेशन, नियम, कायदे, कानून, रीति रिवाज, इतना ही नहीं, सुलह ए कुल जो धर्म है उसका भी जिक्र है। सुलह ए कैलेंडर जो चलाया उसका भी जिक्र है। प्लस खास करके जो रेवेन्यू पॉलिसी थी अकबर की, भूराजस्व नीति, सैलरी, मनसबदारी व्यवस्था, सिस्टम, उन सब का, धार्मिक प्रवचन, क्रियाकाल, ये सब का जिक्र है। खास करके आप बोलेंगे अकबर के समय की आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम की विधिवत विस्तृत जानकारी कौन देता है? आइन ए अकबरी, थर्ड जिल्द ऑफ, ठीक है ना, थर्ड जिल्द ऑफ अकबरनामा। ये इंपॉर्टेंट है। इसी आइन ए अकबरी में यह भी जिक्र है कि अशोक के समय, किंग अशोका द ग्रेट के समय 3 बार पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा था। ये यूपीएससी पूछ चुका है। अब अगले पॉइंट पर आए। तो तीसरा जो जिल्द है, जब अगर भूराजस्व व्यवस्था का जिक्र करता है आइन ए अकबरी, तो भूराजस्व व्यवस्था का जिक्र करने के संदर्भ में फसल चक्र सब आएगा ना, पेड़ पौधे सब आएगा, वन पशुपालन सब आएगा। बिल्कुल। अब आइए, अगला सब टाइटल है अकबर की नीतियां नजदीक से एक नजर। तो अकबर की पॉलिसी क्या थी? वैसे तो बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, पर किताब के जरिए जरा समझिए। अकबर की जो नीतियां हैं वह भी हमें आइन ए अकबरी से बहुत कुछ पता चलता है। तो याद रखिएगा, अकबर ने
80 में अपने साम्राज्य को 10 और 2 12 सूबों में, 12 प्रांतों में, प्रोविंस में बांटा था। और जब वो 1605 में मरा तब सूबे की संख्या 15 हो चुकी थी। जहांगीर के समय 3 जुड़ के 18 हो जाएगा, शाहजहां के समय 20 हो जाएगा, और समझ सकते हैं आप जब वो आएगा औरंगजेब तो ये संख्या 22 हो जाएगी, 22। तो याद रखना है अकबर के समय कुल 15 सूबे हैं, ये ध्यान में रखिए। 80 में उसने अपने साम्राज्य को बहुत अच्छे से प्रशासनिक दृष्टिकोण से डिवाइड किया। तो जो राज्य है साम्राज्य, उसके नीचे 15 सूबा प्रांत, सूबे में सूबेदार रहता, गवर्नर्स कहलाता, ठीक है, और सूबेदार काम करता, और वही सारा सैनिक कार्य और प्रशासनिक कार्य यानी मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटर दोनों वही सूबेदार था, सूबे का मुखिया। उसकी सहायता के लिए एक सेनापति रहता, मीर बख्शी और बख्शी। तो जब मीर बख्शी बोलते हैं तो इसका मतलब है सेंट्रल में आर्मी का चीफ, और जब बख्शी बोलते हैं तो किसी प्रांत की सैनिकों का चीफ। तो बख्शी रहता था उसे सहायता देने के लिए, ध्यान में रखिएगा। तो यहां तक समझ गए। और एक तो सैनिक सहायता के लिए बख्शी होता, जो सेनापति होता राज्य स्तर में, प्रांत स्तर पे, सूबा स्तर पे, प्लस एक और होता जो रेवेन्यू का सारा माल देखेगा। तो रेवेन्यू चीफ जो होता है स्टेट लेवल पे, उसको कहते हैं दीवान। दीवान मतलब फिनेंस होता है, फिनेंसर, तो दीवान होता। तो यानी आप समझ गए, दीवान जो रेवेन्यू को देखता, और दूसरा मैंने कहा बख्शी जो सैन्य मामले देखता। ये दोनों मिलके सहायता करता सूबेदार की, ये मतलब है। अब अगले पॉइंट पर आइए, मैं पेज को टर्न कर रहा हूं। तो अब जो है हर में एक सदर होता, प्रत्येक प्रांत में एक सदर होता, जो जितने भी धार्मिक मामले थे उसको देखता, साथ साथ जो धर्म कर्म से रिलेटेड दान पुण्य किए जाते, लोगों को सब्सिडी, राज्य सहायता, दान, ग्रांट, अनुदान दिए जाते, उसको भी देखता। तो उसे प्रांत में सदर कहते, जबकि सेंट्रल में सदर ए सुदूर या सदरे सुदूर कहा जाता था। सदरे सुदूर या सदर ए सुदूर कहा जाता था, ये सेंट्रल में, और प्रांत में सदर। अब आइए, अब हम देखते हैं प्रत्येक प्रांतों में जहां पे सूबेदार रह रहा है तो वो छावनी है और फोर्टिफाइड है, किले जैसी स्थिति है। तो उसका कोई तो किले का रखवाला होगा, तो उस टाइम में किला को कह रहे हैं आप कोट, और कोट को देखने वाला, सुपरवाइज करने वाला कोटवाल, वही हो गया कोतवाल। कोतवाल हो गया कप्तान, कप्तान हो गया पुलिस सुपरिटेंडेंट। आज जो एसपी साहब होते हैं ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वही कप्तान साहब, वही कोटवाल, वही कोतवाल हो गए। तो जो महल का देख रेख करता, और महल पूरा एक शहर होता छोटा सा, तो वो कोतवाल हुआ, जो आज सुपरिटेंडेंट कहलाता है। ये पुलिस अधिकारी होता, ठीक है। अब आइए, अब देखते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मतांधता। मत मतलब कोई भी सोच, विचार। हमारा ये मत है, हमारा ये विचार है। मत का मतलब धर्म नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे हो गया, एक विचारधारा से जुड़े लोग जीने लगे उसी स्टाइल में, तो कह दिया कि ये फलाने मतावलंबी हैं, इस मत पर अवलंबित हैं, इस मत, इस विचार के अनुसार वो जीते हैं, मतावलंबी। और अंध मतलब अंधा, मतांध। मतांध का मतलब हो गया जो किसी खास मत को लेकर के ऑर्थोडॉक्स है, मतलब अंध रूप से उसे मानता है, विश्वास करता है, ब्लाइंड फेथली, तो उसको मतांध कहा जाता है। वो शब्द समझ गए। अब आइए, आपका लिखा है जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। बहुत सिंपल, नूरजहां जब अनमैरिड थी और इससे मोहब्बत करती थी जहांगीर से, तभी से वो थोड़ी सी बहुत ही बिंदास, बोल्ड, वाइल्ड टाइप की लेडी थी, लड़की थी।
सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू पीना, अफीम वगैरह सब ट्राई कर चुकी थी। यानी मिरांडा हाउस जेएनयू की प्रोडक्ट थी, ऐसे समझ लीजिए। बुरा मत मानिएगा, आप में से कोई जेएनयू मिरांडा हाउस के हों तो मैं तो वो पढ़ाने के ख्याल से थोड़ा ये बात कह देता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आपको अच्छा लगे, पर इनमें से कोई हो तो बुरा मत मान लीजिएगा। कहने का मतलब है बोल्ड थे, ब्यूटीफुल तो थे, वाइल्ड थी। जब रानी बनी तो स्वाभाविक है, शराब पी पी के जहांगीर तो एक लीवर का आदमी हो चुका था और इसलिए ये नूरजहां अपना भी वर्चस्व चलाते थे। नूरजहां के लिए पूरे मुगल में ये मालूमात होना चाहिए, एकमात्र ऐसी कहते रानी जो राजकाज में भाग लेती थी, सारे डिसीजन भी लेते थे, जहांगीर के साथ पैरेलल रूल करते थे। नाम जहांगीर का, आदेश नूरजहां का, यही होता था। तो नूरजहां जो है अपना एक गुट बना ली थी जिसमें शाहजहां को भी रखी थी, ठीक है, और अपने भाई को भी रखी थी, आशफ खान को, और भी लोग थे। तो अपना गुट बनाया। समय के साथ उसे लगा कि अब जो है हम अपनी बेटी की शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार से करें, तो अब शहरयार को चाह रही थी कि भविष्य में ये बादशाह बने, तो वो इग्नोर करने लगी शाहजहां को, यानी खुर्रम को। तो खुर्रम को ये चाहती थी कि ये राजधानी में ना रहे, दूर दूर रहे, ताकि सारी ताकत हमारे बेटे को मिले। यही हुआ जब कंधार पे सफवियों यानी ईरान के राजाओं ने कब्जा किया, तो जहांगीर ने कहा कि तुम जाओ। ये बात है 1622 की। तो जहांगीर ने कहा कि तुम्हें जाना होगा। बिल्कुल, शाहजहां ने कहा जाऊंगा पापा, पर ये जो फौज है, ये जो टुकड़ी है, ये फौज हमारे हवाले कर दीजिए, हम इसके सेनापति बन के जाएंगे। समझ में आई बात? ये वो फौज है जिसके दम पर कोई जंग जीती जाती थे और जिसकी रसूख राजधानी में होता था, और ये अगर फौज है उसके नेतृत्व में तो वो युद्ध करके सत्ता भी पलट सकता था। इसलिए कहा ये चाहिए। जैसे आप जानते हैं ना, एक फौज जो है पाकिस्तान में बहुत ही फेमस है और बदनाम है, जो पाकिस्तान में आज तक जितने भी सत्ता परिवर्तन हुए हैं उसी फौज ने किया है, ठीक है ना। तो वो फौज थी। नूरजहां ने इशारा कर दिया जहांगीर को कि ये फौज मत दीजिए, खेल खराब हो जाएगा। तो वो जानते थे दोनों में विरोध हो गया, तो नहीं गए, बोले हम नहीं जाएंगे कंधार। नहीं गया और कंधार ईरानियों के पास चला गया। तो यहीं से हुआ। अब हम देखते हैं कि जो नूरजहां है उसका संदर्भ देखें तो नूरजहां शासन में भाग ले रही है, आदेश दे रही है, अपना एक गुट बना के रखी हुई है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, और अपने वफादारों के साथ है वो। अब नूरजहां का देखते हैं हम आगे चल करके कि ये जो भी फरमान देती यानी आदेश, उसको मानना लाजमी हो जाता था। तो उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो खुद जहांगीर भी कहता था कि ये बेगम के आदेश हैं, इसको मानना है। ये हालात थे। अब आइए आगे। अब लिखा हुआ है कि उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे, जरथुष्ट्र धर्म के अनुयायी के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा हुआ। कहने का मतलब यह है बेटा, जो लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 54 पे है, उसमें यह बताया जा रहा है कि अकबर जो है फतेहपुर सीकरी में 1575 में एक भवन बनाया जिसका नाम इबादत खाना रखा गया। इबादत मतलब प्रार्थना, जिसमें वो उस समय के बड़े अलग अलग धर्मों के आचार्य, स्कॉलर्स, पीपल को बुलाते थे। पुर्तगाली में जो जेसुइट होते, जेसुइट कौन होते बेटा? कैथोलिक धर्म में वो शाखा जो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाती है, उसको जेसुइट कहते हैं। तो जेसुइट पादरी जो होते उनको बुलाता, जैन धर्म के आचार्य को, बौद्ध धर्म के आचार्य को, हिंदू धर्म के आचार्य को, इन सब से आकर बातचीत करता, बहुत ही हेल्दी डिस्कशन करता और सभी धर्म का सारांश गिस्ट लेता, और इसी से उसका जो है ज्ञान जो है संशोधित हुआ, परिवर्तित हुआ और समृद्ध हुआ, और वो गंगा यमुना संस्कृति की ओर उन्मुख होता चला गया। और तभी उसने जो है, इस्लाम में तो सूर्य की पूजा होती है, सॉरी चांद की, और अकबर सूर्य की पूजा कर रहा है,
जैन धर्म से प्रभावित था, पारसी धर्म से भी प्रभावित था। तो ये चीज़ें, तो ये चीज़ें हैं, उसके बारे में दिया हुआ है। और वो खुद कहता है कि जो किसी अपने धर्म के लिए ही जीते हैं, अपने धर्म की जो है बड़ाई करते हैं, अन्य धर्म को अवहेलना करते हैं, वो मतांध हैं। सभी धर्मों का सोच रखना चाहिए, बिल्कुल। देखिए ना, इस्लाम में ही बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप 10-20 चीज़ों को छोड़ दें तो अच्छा है। हिंदू धर्म तो सदैव से ही वैसा ही रहा है, लेकिन अब परंपराएं, ट्रेडिशन अपने अपने सोच के हिसाब से कोई अलग परिभाषा कर दे। अब उसमें सती प्रथा का जिक्र ले, तो सती प्रथा जो है कोई धर्म नहीं है, धर्म अलग चीज है। और कभी परंपरा ऐसी हो जाती है तो लगता है वो धर्म का हिस्सा है, नहीं। तो बाल विवाह, सती प्रथा, ये हिंदू धर्म का परंपरा बन गया था, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म था। तो सभी धर्म सच्चे होते हैं। अब भाई, इस तरह से देखा जाए तो विभिन्न धर्मों के आचार्यों से डिस्कशन करके अकबर इस मुकाम पर पहुंचा कि सभी धर्मों से जो सारांश है उससे एक मोरल लेशन डेवलप किया जाए, एक नीति शास्त्र, मोरोलॉजी बनाई जाए और उसे लागू किया जाए समाज में, सब मिल करके रहे, जैसे अशोक ने सोचा था। ये चीज है, ठीक है। अबुल फजल ने सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन की दृष्टि अकबर की कैसी थी वो हमें समझाने का प्रयास किया है, और इसी सुलह कुल के आधार पर आगे चल के जहांगीर भी शासन किया। अब सुलह कुल का मतलब होता है, सुलह मतलब क्या होता है? यार क्यों झगड़ा करते हो, सुलह कर लो, शांति कर लो। सुलह कुल, कुल मतलब पूरा, सर्वत्र शांति, यूनिवर्सल पीस। आज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के दो ही लक्ष्य हैं ना, वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। और जैसे ही पीस आ जाएगी, सिक्योरिटी आ जाएगी। तो वैसे ही सुलह कुल का सिद्धांत जो था वो अबुल फजल ने उसकी परिभाषा देते हुए इसे विश्व शांति यानी कि सर्वत्र, ठीक है, यूनिवर्सल पीस की बात, सर्वत्र शांति की बात। सुलह कुल क्या था? सभी धर्मों का सार था जिसके तहत लोग प्यार से रहे, ये बात थी। तो ये अबुल फजल उसमें बताता है कि अकबर की खासियत, और कहा कि अकबर ने ऐसा ही शासन किया और आगे चल के जहांगीर और शाहजहां ने भी सुलह कुल के सिद्धांत को ही आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहा। अब सुलह कुल क्या था? तो देखिए, जहांगीर जो है अपने जहांगीर नामा में अपने पिता के द्वारा चलाए गए सुलह कुल के विचार, जो एक धर्म ही बन गया था, जो धर्म के तहत आगे बढ़ नहीं पाए। मात्र 17 लोग इस सुलह कुल धर्म में दीक्षित हुए थे। इन 17 में एकमात्र हिंदू बीरबल या वीरवर था, और कोई नहीं। तो ये चीज है। तो इसमें वो कहता है कि किस तरह से सुलह कुल काम करता है, वही बताया हुआ है कि उसके विशाल साम्राज्य में जिसके चारों ओर सीमाएं हैं, समंदर से घिरा हुआ है, सभी लोग सर्वत्र प्यार से मोहब्बत से रहते हैं, ये सब की बात है। तो ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आगे अगला है 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। बेटा 17वीं शताब्दी और उसके पश्चात, तो 17वीं शताब्दी का मतलब क्या? तो देखिए 1601 से 17वीं शुरू हो गया और 1700 तक हुआ। ये हुआ 17th सेंचुरी। और उसके पश्चात आफ्टर का मतलब क्या हुआ? 1701 ऑनवर्ड्स, इसका मतलब 18th सेंचुरी हुआ, सीधा सा मतलब है। तो 1600 ईस्वी के बाद यानी अकबर के बाद, ऐसे समझिए, अकबर के बाद तो कौन आया? जहांगीर आया, शाहजहां आया, औरंगजेब आया, और लेटर मुगल। तो 11 राजाओं का नाम बताया। तो यहां पे क्या है जरा देखिए, ये बता रहा है कि जहांगीर के समय में और भी ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए, ऑफिसर यानी मनसबदार। और शाहजहां के समय में और भी मनसबदार बढ़ गए, औरंगजेब के समय में और भी मनसबदार। क्यों भाई? क्योंकि राज्य बढ़ रहा है। औरंगजेब के समय में एक्सट्रीम पोजीशन पर था मुगल साम्राज्य। तो जब राज्य का एरिया बढ़ेगा तो उसे संचालन करने के लिए, प्रशासन करने के लिए ऑफिसर्स भी बढ़ेंगे। तो ऑफिसर्स बढ़ेंगे तो उनको वेतन भी देना होगा, वेतन देंगे तो उन्हें जागीर देनी पड़ेगी। अब इतने पॉपुलेशन भी बढ़ रहे हैं
और भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, नेचर कहता है। तो इस वजह से भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। और देखिए हालात पे बता रहा है, शाहजहां के शासन काल में 20वें वर्ष के दस्तावेजों से क्या पता चलता है। तो शाहजहां ने 1627 में शासन शुरू किया और 1647 1647 में एक डॉक्यूमेंट्स मिलता है शाहजहां के समय में, उससे यह पता चलता है जो लिखा हुआ है क्या, ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 थे। जरा गौर फरमाइए, टोटल जो मनसबदार थे उसका लगभग लगभग 6% हाई प्रोफाइल मनसबदार थे। हाई प्रोफाइल यानी उच्च वर्ग के, जिनका वेतन बहुत ज्यादा था। तो टोटल मनसबदार 8000 दिखाई देते हैं। आपको लगता है कि भारत में इतने आईएएस ऑफिसर हैं, तो लगभग अभी 50,000 के आसपास आईएएस ऑफिसर तो हमेशा होंगे, प्लस ही होंगे, कम नहीं होने चाहिए। तो 8000 मनसबदारों में से 445 मनसबदार ए ग्रेड के थे, हाई प्रोफाइल। और ये जो थे 6%, वो लगभग कुल जो रेवेन्यू जनरेट होता, रिमेंबर मुगल काल के जो कुल रेवेन्यू जनरेट होता उसका 61% इनकी तनख्वाह में इनके भेंट चढ़ जाते। यानी मुगलों के कुल रेवेन्यू का 60% वेतन भत्ते में चले जाते, सिर्फ 5% के लिए। अगर टोटल जोड़ दें तो लगभग 75% वेतन भत्ते में चले जाते। तो बताइए डेवलपमेंट कहां होगा, सोशल वर्क कहां होगा, एग्रीकल्चर वगैरह के डेवलपमेंट के लिए कहां बनेगा। तो या तो खुद करिए या यूं ही रहिए, ये बात है। आज भी यही हाल है। भारत के 20% लोग भारत की 80% संसाधनों के मालिक हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उपभोग करते हैं। और हम 80% इंडियन 20% के रेवेन्यू में, संसाधन में जीते हैं। रियलिटी है। अब आइए, मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते और वो उस पैसे से शिल्पकारों को, चित्रकारों को, आर्टिस्ट को, संगीतकारों को खूब पैसा देते, लुटाते। यानी बहुत ही शानदार लेविश लाइफ जीते थे, यानी विजय माल्या वाला जिंदगी जीते थे। समझ में आ रही है बात है? कैलेंडर गर्ल्स, रेड बुल, शराब शबाब और भी बहुत कुछ, किंगफिशर। तो यानी विजय माल्या वाली जिंदगी जीते थे, ऐसे समझिए, या यूं कह लीजिए, खैर नहीं बोलना उचित है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत खराब लग जाएगा, हमारे बहुत ऐसे लोग हैं। अब आइए, तो ये है, वस्तुओं पर लगा देते, खर्च करते, ये वस्तुओं और फसलों पर पूर्ति करते थे। और इससे क्या होता था कि किसानों पर दबाव बनता, रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा वसूला जाता, भ्रष्टाचार बढ़ गया था। अभी मैं कल आम खरीद रहा था, तो मैं कहा कि भैया दशहरी आम है, चूसने वाला आम था, पका हुआ अच्छा, 100 रुपए का 2 किलो। मैंने कहा 2.5 दे दो, बोला नहीं होगा। मैंने कहा 1.25 दे दो, तो कहा कि ले लीजिए। तो 100 रुपए का 2.25 किलो आम ले रहे। 500 का नोट दिया, उसको खुला नहीं था, उधर से 2 ठेले वाला खाली ठेला लेके आ रहा था। उसको बोला, तो बोला नहीं है। तो वो लोग आपस में बात कर रहा। 2 दिन पहले पुलिस जो थी इन सब ठेले वाले को ठेला पकड़ के लेके चले गए थे थाने की तरफ, और आज वही थाने से ठेला छुड़वा के आ रहा था। मालूम है, एक ने 3600 रुपए दिए थे। ये जो 4 पहिए वाला ठेला होता है, जो हाथ से ठेलते, सब्जी वब्जी जो बेचता है, फ्रूट्स, 3600 रुपए दिए थे। और दूसरे ने भी कहा 3000 रुपए। 5000 ठेले की कीमत और 3600 रुपए जुर्माना दे। अब अगर वो 10 रुपए की आलू आपको 12 रुपए देता है तो क्या गजब करता है? कुछ भी तो नहीं, क्योंकि जो फायदा हमें पहुंचता है लूट लिया किसी और ने। यह हकीकत है।
तो भ्रष्टाचार उस वक्त का भी कमाल का था। अब देखते हैं हम, वे उत्पाद शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों और औजारों पर, वस्तुओं पर निवेश नहीं कर पाते, क्योंकि वो जब लैविश लाइफ जीते हैं तो किसी और जगह इन्वेस्ट करके अपने इनकम को तो बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है पंजाब नेशनल बैंक से इतना करोड़, इससे इतना करोड़, इसमें से इतना नेताजी को, इतना बैंक मैनेजर को, इतना फलाने को, इतना ढिकाने को, सबको देकर सेटिंग करके इतना पैसा लेके हम मौज कर रहे हैं, और अब हम लंदन में हैं, काहे पकड़े, पकड़ेगा तो सबको बोलेंगे भाई तुम भी थे, तुम भी थे, तुम भी थे। तो तुम भी थे कि पकड़ने में तो कोई बोलेगा नहीं, चल उधर ही रह, हम अपना 3 साल ऐसे ही खींच लेंगे। तो इस तरह से आपने काम किया। समझ में आई बात? तो पैसे तो आपने इन्वेस्ट किए नहीं बिजनेस में, फिर तो धीरे 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 आपके जितने भी लग्जरियस 30-40 कार हैं सब निकल जाएंगे। यही हुआ विजय माल्या के साथ, और यही उस वक्त हो रहा, लैविश लाइफ, याद रखना। अब है, ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान शिल्पकार बहुत फायदे में रहे। बड़े बड़े किसान, भूस्वामी, सामंत, राजा, राणा, रौकत, चौधरी, बड़े बड़े भूस्वामी फायदे में रहे। टोटल अगर देखा जाए उसके वेल्थ के अकॉर्डिंग आउटपुट तो वो नहीं था, लेकिन जितना था बहुत था। बड़े बड़े व्यापारी फायदे में रहे। मरे कौन? भिखारी तो मरे गए, किसान, बेरोजगार, शिल्पी, उन लोगों का शोषण होता चला गया। तो ये चीज है। अब आइए, मुगल बादशाह जो थे, हाथों में बहुत धन और संसाधन थे इनके, मुगल कुलीन वर्गों के, और जैसे जैसे मुगल सम्राट सेंट्रल में कमजोर होते गए, वैसे वैसे ये बड़े बड़े सामंत जो थे, मनसबदार जो थे, प्रांतपति थे, गवर्नर थे, वो अपने एरिया में पूरा प्रशासन अपने हाथों में लेने लगे, और धीरे 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 वो स्वतंत्र प्रवृत्ति के हो गए और स्वतंत्र शासन करने लगे, चाहे घोषणा करे या ना करे, लेकिन फ्री हो गए। जैसे अब अपने ही फैमिली में, मध्य वर्ग फैमिली में 4 बेटे होते हैं, मान लेते हैं, तो एक बेटा विदेश में काम कर रहा है, एक बेटा जो है दिल्ली में रह रहा है, एक बेटा बंबई में है, एक बेटा घर पे, सब जगह है, फैमिली ज्वाइंट है, जब भी जुड़ते हैं सब, लेकिन क्या जो अपना कमा रहा है अपना रख रहा है, एक तरह से क्या है, सेपरेट ही है। ऐसे ही समझना है इसको। तो ऐसे ही धीरे धीरे ये स्वतंत्र होकर के अपना अलग राज्य बना लिए, और ये अवध बन गए, बंगाल बन गए, हैदराबाद निजाम बन गए, कर्नाटक बन गया, ठीक है, ये सब अलग अलग राज्य होते चले गए। और इस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ जब मुगल राजा कमजोर होने लगे और मंत्री, मनसबदार, सामंत ताकतवर होने लगे, तो डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ। और अब मुगल एक डूबता हुआ जहाज था, जो जितनी जल्दी हो उससे निकल जाना चाहता था, यह हकीकत थी। क्यों? क्योंकि संसाधन कम पड़ने लगे, क्योंकि लोग निकम्मे होने लगे। लोग से मतलब मेरा है, ये मुगल बादशाह कमजोर पड़ गए, ठीक है। और अमृता प्रीतम ने एक किताब में कहा है, जब नदियां सूखती है तो नाले का पानी गरजता है। बिल्कुल, नदियां सूख रही थी मुगल, नाले का पानी गरजना शुरू कर दिया था। अब आए, राजा और रानियां अन्यत्र, यानी एल्सवेयर, समवेयर एल्स। देखें तो यहां पर दिखा रहा है कि जो ऑटोमन अंपायर था, तुर्की है ना आज देश, टर्की, तुर्की, टर्की कहिए, या एक जमाने में इसका नाम था कस्तूनिया। एक्चुअली रोम के जो पोप होते थे, वो धार्मिक रूप से भी चीफ होते थे, और रोम के राजनीतिक चीफ भी होते थे। इसे कहते हैं पोप। और पोप ने समय के साथ रोम में राजनीतिक सत्ता दे दी। अब राजनीतिक सत्ता के संदर्भ में पोप ने एक तलवार लिया, और एक तलवार कॉन्स्टेंटाइन को दिया, और कहा कि जाओ, रोम का जो पूर्वी भाग है, रोमन एम्पायर का जो ईस्टर्न पार्ट है, टर्की और सेंट्रल, सॉरी, वेस्टर्न एशिया, उस पे जाके तुम शासन करो। तो रोम के एम्पायर को बेजेंटाइन एम्पायर नहीं, रोमन एम्पायर कहा जाता था, लेकिन उसके पूर्वी भाग को बेजेंटाइन एम्पायर कहा जाता था, जिसका हेडक्वार्टर टर्की होता था। तो कॉन्स्टेंटाइन आया, तो पोप ने एक तलवार तो रोम के राजा को दिया, और एक तलवार कहा ये लो तुम वहां पे जाओ। इसको कहते हैं 2 तलवारों का सिद्धांत वर्ल्ड हिस्ट्री में।
तो दो तलवारों के सिद्धांत के तहत बेजेंटाइन एम्पायर जो है हैंडल्ड हो गया कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा, और कॉन्स्टेंटाइन के नाम पर वहां पे जो कैपिटल सिटी बसी नाम पड़ा कॉन्स्टेंटाइनापोल, कस्तूनतूनिया। तो तुर्की का नाम तुर्की, टर्की, कस्तूनतूनिया, ठीक है, ये कहा जाता। ऑटोमन एम्पायर ये कहा गया। तो ऑटोमन एम्पायर समय के साथ बहुत ताकतवर एम्पायर हुआ, उसकी कहानी है। मुगलों के लगभग बराबर के समय में ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान जो 1520 से 1566, यानी आप देख सकते हैं कि ये बाबर के समय, हुमायूं के समय और थोड़ा बहुत अकबर के समय शासन कर रहे हैं। उनका यूरोप तक विस्तार था। हंगरी जो है यूरोप में, बुडापेस्ट हंगरी, डैन्यूब नदी के किनारे, वहां तक उसने जो है जमीनें अपने राज्य में मिला लिया था। यानी आप देखें तो जो सेंट्रल साउथ ईस्टर्न यूरोप है इसके कब्जे में, ऑटोमन एम्पायर के कब्जे। और अफ्रीका का जो अफ्रीका का जो नॉर्दर्न कोस्ट है, जो मेडिटेरियन सी पे है, मोरक्को से लेके इजिप्ट तक, सब इसके ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में, बहुत ताकत। ऑस्ट्रिया को भी घेर लिया, ऑस्ट्रिया भी घिर गया था, और फौजों ने बगदाद और इराक में भी हथिया लिए जगह, मोरक्को तक उसका कब्जा हुआ। और इस इलाके तक देखते हैं ऑटोमन साम्राज्य गद्दी पर बैठा रहा और शासन करता रहा। उसके पीछे ऑटोमन साम्राज्य का नौसेना बड़ी ताकतवर थी। पूरे भूमध्य सागर में ऑटोमन की नौसेना की तूती बोलती थी, जैसे हमारे राज राजा की नौसेना चोल साम्राज्य में बंगाल की खाड़ी में तूती बोलती थी, ऐसे समझना है। अब इतने बड़े साम्राज्य को प्रशासनिक रूप से संगठित रख सका, संतुलित रख सका, उसके पीछे इस ऑटोमन एम्पायर ने बहुत ही बढ़िया सुव्यवस्थित एक लॉ बनाया, कानून बनाया, और कानून के द्वारा यह राज्य संचालित होते थे। तो ऑटोमन एम्पायर ने इसको कहा अल कानूनी, यानी जो कानून से चले, और इसलिए ऑटोमन एम्पायर के राजा को एक टाइटल मिला अल कानूनी, जो कानून के हिसाब से चलता है। तो विधि निर्माता नाम पड़ा, यह ध्यान रखिएगा। अब है क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बने, तो उसे विधि निर्माता या अल कानूनी कहा गया। किसको? ऑटोमन किंग सुलेमान को, जो 1520 से 1566 लगभग 46 वर्ष शासन करता है। प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण किया ताकि भारी भरकम कर किसानों पर बोझ न बने। तो किसान को राहत दिया, शिल्पकारों को राहत दिया, व्यापारियों को राहत दिया, यह ध्यान में। और क्या किया? तो 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्र में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन होना शुरू हुआ, तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासन काल के रूप में माना जाता है। कहने का मतलब है सुलेमान का काल के बाद समय के साथ पतन अवस्था आई, तो ऑटोमन में जो सुलेमान का समय था उसे क्या माना जाता है? आइडियल रूलिंग पीरियड। इस सुलेमान का काल, जैसे मुगलों में हम किसका मानते हैं? अकबर के समय, नो डाउट मानते हैं। अब आइए इधर देखते हैं, अकबर जो रूल कर रहा है, तो उस टाइम में किस देश प्रदेश में कौन सा रूलर है? अकबर के बराबर समकक्ष कौन कौन से रूलर कहां कहां है? काउंटर पार्ट ऑफ अकबर, समकक्ष। अकबर राजा, तो वहां भी राजा या रानी है। तो इंग्लैंड में जो है रानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट है, जो 1558 में गद्दी पर आई और 1603 में डेथ की, लगभग 55 वर्ष शासन की। ईरान में सफाविदों का शासन था और उस समय में शासक शाह अब्बास था। तो अकबर के समय में शाह अब्बास ईरान का शासक था, सफाविद वंश कहलाते थे। और यह 1588 से 1629 तक शासन किया, यानी ना सिर्फ अकबर, जहांगीर के समय में भी शाह अब्बास था। अब है विवादास्पद रूप से रूस का शासक उस टाइम में कौन था? तो रूस का शासक था जार। जार मतलब होता है राजा, तो जार इवान फोर्थ, ठीक है, बेसिलेविएविच। तो बेसिलेविएविच ये था जो 1530 से 84, यानी देखा जाए तो ये हुमायूं के समय में और अकबर के समय में और शेरशाह सूरी के समय में भी रूस का शासक है, जिसका नाम है जार इवान फोर्थ बेसिलियाविच। और ये इवान दी टेरिबल के नाम से जाना गया। इवान दी टेरिबल, टेरिबल मतलब क्या होता है? भयानक, क्रूर, देख के सहसहा जाए, तो उसका नाम पड़ा इवान दी टेरिबल,
यानी बहुत ही निरंकुश था, जैसे उत्तर कोरिया का चीफ। ठीक है, ऐसे ही समझना है। तो ये तो आप समझ गए, और समय भी हमारा साथ दिया, बिल्कुल बराबर पे हम लोग हैं। एंड लिसन केयरफुली, कल जो है हम लोग चैप्टर 5 पे निगाह डालेंगे, और चैप्टर 5 जो है हमारा शासक और इमारतें। रिमेंबर एवरीवन, शासक और इमारतें मतलब है रूलर्स एंड मॉन्यूमेंट्स। किस रूलर ने कौन सा मॉन्यूमेंट बनाया, यहां पर पूरा दिल्ली सल्तनत को लेगा, उसके बाद पूरा का पूरा आपका मुगल पीरियड भी लेगा। इसके अलावे बेटा जैसे चंदेल वंश का खजुराहो टेम्पल है, अमृतसर में मंदिर है, हुमायूं के समय का है, शाहजहां का तख्त ताऊस है, ताजमहल है, शाहजहां नाबाद जो दिल्ली का लाल किला है वो है आपका। और इसके अलावे जो कुछ गॉथिक शैली की चीज़ें हैं, इन सब के ऊपर बात होगी। एंड ये आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में होगा, और सबसे ज़्यादा सवाल दिल्ली सल्तनत और मुगल से आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन पर पूछा जाता है। इसमें आपका ललित कला पेंटिंग का नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ क्या है, मोनूमेंटल है, तो आप बोलेंगे वास्तुकला, आर्किटेक्ट। तो इसको पढ़ के आइएगा, अंडरस्टैंडिंग हमारी बनी रहेगी, हम स्पीड में रहेंगे, इन द सेंस मतलब भाग नहीं जाएंगे, आराम से पढ़ लेंगे, ये समाप्त भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो कल के लिए ये पढ़िए, और फिर हम लोग कल मिलते हैं बेटा। तब तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक यू। क्योंकि मिडाइवल इंडिया पढ़ रहे हैं तो खुदा हाफिज होनी चाहिए ना।